हेलो बच्चों। क्लास नाइन्थ का ये लास्ट या हो सकता है सेकंड लास्ट वीडियो हो। अगर जो लंबा जाएगा तो मैं दो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, एकदम ध्यान से सुनिए और मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करके बता दूंगा। तो देखिए बच्चों, ये तो आपको मैंने बता रखा था कि जैसे कोई द्रव है, द्रव का जब हम उसको तापमान बढ़ाएंगे तो उसके कण दूर दूर हो जाएंगे। और दूर दूर मतलब हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, वो गैस में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो ये जो ठोस से जो द्रव, ठोस कह रहे हैं सॉरी, ये जो द्रव से जो गैस में बदलता है ना, ये दो प्रकार से ये होता है। कैसे? एक तो ये तरीका है कि आप सारे कणों का एक साथ उतना तापमान कर दीजिए जितनी इनको ज़रूरत है। देखिए मैं समझाता हूँ। जब कोई द्रव पदार्थ ठो गैस में बदलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वथन, क्वथन की अभिक्रिया कहते हैं। और जिस ताप पे ये बदलता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। तो सभी द्रवों का तो मुझे याद नहीं है कि भाई कौन याद करेगा सभी द्रवों का। हाँ, लेकिन एक पानी है, जल है। जल एकदम कॉमन चीज़ है, जल का सबको याद रहता है। तो जल का उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ। जल के जो कण है ना, जब हम उनका तापमान 100 डिग्री कर दें तो वो सारे के सारे किस अवस्था में आ जाएंगे? गैसीय अवस्था में आ जाएंगे, यानी वो गैस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, अगर जो हम इसको गर्म करें, अगर जो ये कोई द्रव है उसको हम गर्म करें, ठीक है, और इसको हम 100 डिग्री तक ले जाएं, यानी जिस तापमान पे कोई द्रव, जिस तापमान पे कोई द्रव गैस अवस्था में आ जाती है उस तापमान को बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, तो अगर जो जैसे ये आपका द्रव के कण है, इन द्रव का तापमान 100 डिग्री कर दूं, यानी इनके क्वथनांक के बराबर कर दूं, तो ये क्वथन हो जाए, क्वथन की विक्रिया होगी और ये किसके बराबर आ जाएंगे? ये गैस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वथन। लेकिन आप लोगों ने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि हम किसी किसी जल को 100 डिग्री पे गर्म किए ही नहीं, उससे पहले यानी उसका तापमान 100 डिग्री नहीं किए हैं, तब भी वो क्या होता है? गैस अवस्था में बदल जाता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, क्या मैंने बताया? कोई द्रव है, हमको पता है जो द्रव है वो गैस अवस्था में कब जाएगा? जब उसके सारे कणों का तापमान हम क्वथनांक के बराबर कर दें। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। तो अगर जो 100 के बराबर कर देंगे तो ये गैस अवस्था में आ जाएगा। लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा है कि इसका तापमान हमने 100 डिग्री नहीं किया है, तब भी गैस अवस्था में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, हमारे पसीने, हमारे शरीर का तापमान कोई 100 डिग्री तो होता नहीं है, तब भी सूख जाते हैं। हमारे कपड़े, कपड़ों को हमने 100 डिग्री पे तो गर्म करते नहीं हैं, तब भी सूख जाते हैं। तो वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है? वहाँ पे क्वथन की अभिक्रिया नहीं होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है ना, वो वाष्पीकरण की अभिक्रिया है। तो वाष्पीकरण की अभिक्रिया क्यों होती है, कैसे होती है, ये आपको समझाता हूँ। ठीक है, यानी वाष्पीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा। वाष्पीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई भी द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही, अपने क्वथनांक से नीचे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो देखिए बच्चों, समझिए। मान लेते हैं ये द्रव है, द्रव के ये सारे कण हैं। ये जो कण है, इनमें सबके पास क्या है? कुछ तो कुछ एनर्जी होगी ही, तभी नहीं आपस में घूम रहे हैं। जैसे एनर्जी तो यहाँ भी है, यहाँ भी ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पे इतनी कम ऊर्जा है कि ये केवल अपनी जगह पे ही रह के इधर उधर कंपन करते हैं। लेकिन इसके पास ज़्यादा ऊर्जा है, ये पूरे बर्तन में घूमता रहता है। ठीक है ना, तो इसके पास कुछ ऊर्जा है ही। अच्छा, सबके पास एक समान ऊर्जा नहीं है। ठीक है, वैसा ही जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, कुछ कम पढ़ने वाले हैं, कुछ थोड़ा पढ़ने वाले हैं, कुछ मीडियम है, ऐसे सबके पास एक समान ऊर्जा नहीं है। अगर जो सबके पास, हाँ, और अच्छा हाँ, इसको बर्तन को छोड़ने के लिए इसको कितनी ऊर्जा चाहिए? हर कण को 100 डिग्री चाहिए। तो 100 डिग्री जैसे ही किसी कण को मिलेगा वो अपना बर्तन छोड़ के उड़ जाएगा, मतलब गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो वाष्पीकरण में क्या होता है? जैसे मानते हैं ये वाला कण है, इसके पास 80 डिग्री तापमान है, इसका तापमान, और इसका तापमान कितना है? 70 डिग्री। अच्छा, जब ये आपस में अपने बर्तन में घूमते रहते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने से क्या होता है? एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे आप ही किसी से
दौड़ते हुए आइए और किसी से खूब तेज टकरा जाइए, तो वो आदमी थोड़ा सा आगे की तरफ लुढ़क जाएगा। मतलब आपने कुछ अपनी ऊर्जा सामने वाले को दे दी, इससे वो गिर पड़ता है। ठीक यहाँ भी वैसे ही समझिए। मानते हैं कोई कड़ी 80 डिग्री इसका तापमान है, इसका कितना है 70 डिग्री, ये दोनों आपस में टकराए। मान के चलिए 70 वाले ने 80 वाले को 15 डिग्री दे दिया, टकराने से 15 डिग्री 70 वाले का कहाँ चला गया 80 वाले के पास। तो 80 वाले का तापमान कितना हो गया 95, 80 + 15 95 हो गया। अब लेकिन इसको अपना बर्तन छोड़ के जाने के लिए तो कितना चाहिए 100 डिग्री चाहिए ना, तो ये नहीं जाएगा। तापमान यहाँ से यहाँ तो ट्रांसफर हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, लेकिन ये अभी अपने बर्तन को छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन सोचिए ऐसा हुआ होता कि इस 70 वाले से 15 नहीं गया होता, 30 गया होता, उस कंडीशन में क्या होता, ये जो 80 वाला है ना, जब इसको इससे 30 मिलता तो ये 80 और 30 कितना होता है 110। और इसको अपना बर्तन छोड़ के जाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए 100 डिग्री, इसके पास हो गया 110, यानी ये इसको छोड़ के चला जाएगा। ऐसे ही ये सारे आपस में टकराते रहेंगे, टकरा टकरा के, एक तो धूप है मान लेते हैं, इनको ऊर्जा मिल ही रही है, साथ में एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने के बाद से जिस कण का जो ऊर्जा है वो 100 डिग्री, यानी जिस जिस कण का तापमान 100 डिग्री पहुंच गया या 100 डिग्री से ऊपर हो गया, वो इस अपने बर्तन को या अपने सरफेस को, अपने सतह को छोड़ के उड़ जाएगा। इस तरीके से एक एक कण उड़ते रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पूरे द्रव का तापमान 100 नहीं हुआ है, जैसे मैंने क्या कहा, किसी का 10 डिग्री है, किसी का 20 डिग्री है, किसी का 50 डिग्री है, किसी का 98 है, किसी का 95 है। पूरे द्रव का जो तापमान क्या हुआ है 100 डिग्री नहीं हुआ है, बट फिर भी एक जिस कण का 100 डिग्री हो रहा है वही अपने सतह को छोड़ के चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो द्रव है ना वो लगातार गैस में बदल रहा है बिना पूरे द्रव का जो तापमान क्वथनांक के बराबर हुए। यानी अभी ये इस द्रव का एक कण की बात किया हो ना, एक कण का तो चलिए तापमान हो गया 100 डिग्री, लेकिन पूरे द्रव को देखें एक साथ मिला के तो वो तो एवरेज तो 100 से नीचे ही होगा। यानी ये जो द्रव है वो गैस अवस्था में बदल रहा है, बट इस द्रव का जो तापमान है उसके क्वथनांक के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है उसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, वाष्पीकरण की अभिक्रिया। यानी वाष्पीकरण की अभिक्रिया में हुआ क्या, अब वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, इतना ज़्यादा आपको लिखना नहीं होगा, आप सिंपल सा लिखिएगा कि वाष्पीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो वाष्पीकरण की अभिक्रिया है ना, इसको कुछ कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। प्रभावित मतलब कि उन कारकों की वजह से इनके वाष्पीकरण के क्रिया पे, यानी वाष्पीकरण के दर पे फर्क पड़ता है। जैसे एक ले लेते हैं तापमान। अब सपोज करिए तापमान बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की अभिक्रिया क्या होगी, जल्दी जल्दी होगी, और तापमान कम कर देंगे तो वाष्पीकरण की अभिक्रिया धीरे धीरे होगी। ठीक है, ये तो एक कारण हो गया। और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। आपकी स्लाइड जो है थोड़ी सी नीचे है, आगे आने दीजिए। ठीक है, वाष्पीकरण पे हम लोग पहुँच चुके हैं और अब हम लोग इस पे आ ही जाएंगे। हाँ, यहाँ देखिए, एक है सतह का क्षेत्रफल। यानी आप ही सोचिए, आपने एक चादर को भिगो दिया, उस चादर का आप सतह बड़ा कर दीजिए, मतलब उसको फैला दीजिए तो वो जल्दी सूखेगा सतह, और उस चादर को आप तह करके तब रखिए छत पे सूखने के लिए तो देर में सूखेगा। यानी क्या हुआ, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पे वाष्पीकरण की अभिक्रिया तेज हो जाती है, और सतह का क्षेत्रफल घटाने पे वाष्पीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, धीरे हो जाती है। ठीक है ना। तो एक तो ये क्षेत्रफल का प्रभाव पड़ता है, तापमान का तो मैंने बता ही दिया। ठीक है ना। आर्द्रता जानिए, वायुमंडल में जो उपस्थित द्रव है ना, वो द्रव के रूप में नहीं है, गैस के रूप में है, लेकिन जो वायुमंडल में उपस्थित द्रव है उसको हम लोग कहते हैं आर्द्रता। तो अगर जो वायुमंडल में पहले से ही आर्द्रता ज़्यादा है तो कपड़े देर में सूखेंगे, मतलब वाष्पीकरण की अभिक्रिया धीरे चलेगी। और अगर जो वातावरण में आर्द्रता कम है, यानी पहले से कम जल मौजूद है, तो जल्दी सूखेगा। ठीक है ना। यानी आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण की अभिक्रिया तेज होगी, और आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की अभिक्रिया धीरे होगी। लास्ट होता है वायु की गति। ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं, हवा तेज चलेगी तो वाष्पीकरण की अभिक्रिया तेज होगी, यानी कपड़े जल्दी सूखेंगे, और वायु की गति धीरे होगी तो वाष्पीकरण की अभिक्रिया भी धीरे होगी, यानी कपड़े हमारे धीरे धीरे सूखेंगे, पसीना जो है वो धीरे धीरे सूखेगा। ठीक है बच्चों, इसको कई बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थैंक यू।